चलिए इतिहास में ऊपर हेडिंग दे, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अच्छा लिखवा रहे तो कुछ बीच में नहीं था, खलीफा चल रहा था। अच्छा तो पहले खलीफा लिख लीजिए तभी शुरू कीजिए। खलीफा डैश तक लिखे हैं। इस्लाम धर्म में खलीफा की संकल्पना है। इस्लाम धर्म में खलीफा की संकल्पना है। इस्लाम धर्म में खलीफा की संकल्पना है। नीचे डैश तक लिखिए। इस्लाम धर्म की मान्यता है। इस्लाम धर्म की मान्यता है कि जैसे एक सूर्य और एक चांद, पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से पूरे पृथ्वी के एक राजा होना चाहिए, जिसे खलीफा कहा जाएगा। नीचे डैश देखिए। खलीफा के पद के बारे में शरीयत में उल्लेख किया गया कि यह पद वंशानुगत न होकर चयन द्वारा होगा। चुनाव द्वारा होगा। नीचे डैश लिख दीजिए। प्रारंभिक खलीफा लिख दीजिए। नीचे डैश लिखिए। हजरत उमर। प्रारंभिक खलीफा हजरत उमर। नीचे हजरत उस्मान। नीचे हजरत अबू बकर। नीचे हजरत अली थे। नीचे डैश लिख दीजिए। हजरत अली के बाद खलीफा का केंद्र बिंदु एक न होकर कई हो गए। चलिए पहले बात को समझिए। बात का क्लास शुरू कर रहे हैं, बढ़िया से पहले समझेंगे ध्यान से, और तब आज जो क्लास अब होगा, दोनों विषय पर डे आपका चलेगा। दोनों विषय की कॉपी लेके आओगे। रूटीन जो लगे, रूटीन वाला व्यक्ति अगर हमसे फोन नहीं करता है तो कुछ नहीं करता है, पिछला कॉपी पेस्ट कर देता है, समझना। तो जो रूटीन पर जो बैठा हुआ है उसको खाली लगना चाहिए आज छुट्टी नहीं है, तो कुछ नहीं पूछा तो कॉपी पेस्ट मार के कर दिया कि जाएंगे तो ही पाएंगे। तो इसलिए जो क्लास में बोला मेन रूटीन वही है। विशेष कुछ बंद उनका रहेगा तो उसको पूछना पड़ता है, फिर उसको डालता है। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। इस्लाम धर्म में खलीफा की बात की गई। खलीफा के लिए मुस्लिम धर्म में कहा गया कि पूरे पृथ्वी पर सूर्य कितने हैं? एक। पूरे पृथ्वी पर चांद कितने हैं? तो अगर एक सूर्य और एक चांद पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है तो पूरे पृथ्वी का एक राजा होना चाहिए, और वह राजा को ही हम लोग खलीफा कहें। धरती का एक राजा हो और उस राजा को हम लोग क्या कहेंगे? खलीफा। अब मोहम्मद साहब की संकल्पना रही है कि खलीफा के लिए वंशानुगत नहीं हो। शरीयत में यह कहा गया कि ऐसा नहीं कि एक खलीफा मरेगा तो दूसरा खलीफा उसका बेटा फिर बनेगा। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया हो। इस्लामिक साम्राज्य मिलकर चुनेंगे कि हाँ कौन अगला खलीफा बनेगा। खलीफा एक सेंटर पे बैठेगा, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। कहीं भी मुस्लिम राजा कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम कहीं कब्जा करेंगे तो वो इससे परमिशन लेंगे कि हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं। तो एक सेंटर बिंदु बन जाए और इससे पूरे पृथ्वी का एक राजा होगा, एक समानता होगी और बढ़िया से शासन चलेगा। यही कंसेप्ट पर खलीफा का पद चला। फिर जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां फिर आएगा कि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि खलीफा रहे। खलीफाओं का सेंटर बदलते रहा है। कभी बगदाद के खलीफा बनेंगे, कभी तुम देखोगे कि तुम्हारा तुर्की के खलीफा बनेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ के बाद कई सेंटर पर खलीफा, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क के खलीफा रहेंगे, तो कई जगहों पर खलीफा यहाँ के बाद हो जाएगा। सबसे मेन खलीफा चल रहे थे तुर्की में, और इसीलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया। इसको रोग लगा हुआ है। कौन वाला रोग है? खलीफा वाला रोग है। ये खलीफा वाला कौन रोग होता है? तो यूरोप का मरीज है। पूरा यूरोप डेवलप कर रहा है, वहां टीवी का खोज हो रहा है, खलीफा कर रहे हैं खबरदार, तुर्की में मतलब इससे अल्लाह की मजाक उड़ती। पूरा यूरोप में कैमरा का खोज हो रहा है, खबरदार ये एकदम नहीं चलेगा। म्यूजिक का खोज हो रहा है, लाउड स्पीकर का खोज हो रहा है, खबरदार मेरे यहाँ एकदम मतलब। पूरे यूरोप के देश डेवलप कर गए सिवाय तुर्की। तो इसको कहा गया कि यूरोप का मरीज, सिक ऑफ यूरोप। अब तो तुम समझ गया होगा रोग कौन वाला लगा। रोग लगा है शरीयत पर चलने वाला रोग, कि हम उसी पर चलेंगे, नया डेवलपमेंट कुछ नहीं करें। और यही कारण से सबसे चिड़ में थे इंग्लैंड। चलिए एक जगह सेंटर बना के रहे, ये कहे पूरा मुस्लिम मिलकर करे। तो प्रथम विश्व युद्ध में मौका मिल गया तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड हो गया, और मौका मिल गया तो भारतीय हिंदू मुस्लिम को भी कहा कि तुर्की के खिलाफ लड़ना है। सब मुस्लिम हिंदू सब मिलकर अंग्रेज के साथ गए कि भाई शासन आप कर रहे हैं तो चलिए लड़ेंगे। खलीफा बदमाशी, खलीफे नहीं रहे तो भारतीय मुस्लिम मीटिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग तो इसलिए साथ दिए थे कि खलीफा बदमाश है, नया खलीफा चुनेगा, फिर सही है। ये खलीफे के पद पार कर लिए भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन करें। तो जो बचाव खलीफा समझेगा, इंडियन जब पढ़ाएंगे तो खिलाफत समझेगा। खिलाफत मींस क्या हुआ? तुर्की के खलीफा को बचाना। लेकिन कितनों आंदोलन किए, अंग्रेज खलीफा खत्म ही कर दिए। एक तुर्की के ही मुसलमान थे, मोहम्मद मुस्तफा कमाल पाशा, अमेरिका पढ़े हुए थे, हाई फाई एंटीना था, उन्हीं को तुर्की का हेड बना दी।
और कहा कि देखो मुस्लिम ही है, तुम्हारा हेड है, तुम्हारे देश का ही है, पढ़ा अमेरिका है, इससे सीखो कुछ। कमाल पासा अमेरिका पढ़े थे तो दिमाग अमेरिका वाला था। अब ये ऐसे मुस्लिम थे जो सबको दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी कि दाढ़ी रखोगे तो टैक्स लगेगा, कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, सब मॉडर्नाइज रहेगा, डेली क्लीन शेव चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कुर्ता पैजामा के साथ फेस टोपी मारेगा, कोट पैंट नजर आना चाहिए, टाई नजर आना चाहिए, टोपी पहनना भी है तो हैट वाला पहनेगा, जालीदार टोपी नहीं पहनेगा। इतना रोक लगा दिया कि कहे कि नमाज पढ़ने भी जाओ तो देख के सब कहे कि बा कोट पैंट टाई में जा रहा स्टैंडर्ड। महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया कि तुम लोग भी महिलाएं भी बुर्का में नजर आएगी तो जेल डाला जाएगा। अब सोचो मुस्लिम होते हुए इतना चेंज कर दिया कि नाम कमाल पासा है, कमाल का चेंजिंग कर दिया, कमाल का चेंजिंग कर दिया। आज भी आप तुर्की में जाओगे तो लगेगा ही नहीं कि मुस्लिम कंट्री में चलो, इतना आमूलचूल परिवर्तन कर दिया कमाल पासा। और उसके बाद सिब्र की संधि से खलीफा पद समाप्त हो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा कोई नहीं है। आज के डेट में मुस्लिम लोग चल रहे हैं। और इसी में हम लोग ने एक बात सुना था कि जब खलीफा हजरत उमर बने, उस्मान बने, अबू बकर बने, उसके बाद अली बने, अली के समय एक विवाद शुरू हो। क्या विवाद हुआ? ये हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और मोहम्मद साहब के दामाद जब खलीफा बने तो मुस्लिम वर्ग का कुछ समुदाय कहा कि बहुत अच्छा, ये मोहम्मद साहब के वंशज के ही पास ही पद होना चाहिए और इसीलिए अगला खलीफा इन्हीं का बेटा, फिर इन्हीं का बेटा, वंशानुगत। कुछ मुस्लिम कहे कि नहीं, गलत है, वंशानुगत क्यों होगा, शरीयत कहता है इसका चुनाव होगा तो चुनाव होगा, उनका बेटा चुनाएगा तो चुनाएगा, नहीं चुनाएगा दूसरा है। और इसी में हम लोग सुने थे एक लड़ाई करबला का युद्ध जिसमें इनके बेटे हसैन और हुसैन मारे गए और यहीं से खलीफा का जो सेंटर है अब वो एक जगह नहीं रहा। मोहम्मद साहब जो सोचे थे एक सूरज और एक चांद, वो खलीफा बने, वो खलीफे तो 3-4 जगह हो गए। अब सब अपने आप को हेड बॉस कह रहे, हम है, एक करा हम खलीफा है, परमिशन लेना हमसे ले लो, कोई करा हमसे ले लो। अब जिससे परमिशन ले लिया वो करा कि हम खलीफा से परमिशन लिया। अब यहाँ पे आज का क्लास अब शुरू करेंगे। अब ये देखो जो 2-3 बात सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है आपको। पहला देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के बगल में सऊदी अरब है, ये अरब है, यहां पे भारत से इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। ऊपर साइड में ये लोग जो देख रहे हो, इन लोग एक जाति थे जिसको तुर्क जाति का। धीरे धीरे तुर्क जाति के जो लोग थे, ये अरब से मुस्लिम धर्म जो चला तो इन क्षेत्रों में सबसे गहरी पैठ बनाया। तुर्क प्रारंभ में मुस्लिम नहीं थे लेकिन बाद में इन लोग भी मुस्लिम धर्म अपना लिए और तुर्क एक बहुत आक्रमणकारी मुस्लिम थे, आक्रमण करना उनका मेन लक्ष्य था। और इन लोगों को एक ही चीज समझाया गया कि इस्लाम धर्म का प्रचार करो, तुम राजा हो तो 2 ही ड्यूटी है, हमेशा लड़ाई करते रहो, 2 फायदा हो, हमला करोगे तो सेना तुम्हारा एकदम तैयार रहेगा, दूसरा लूट मार करोगे तो उसका पेमेंट निकलते रहेगा, और तीसरा जहां कब्जा करोगे लोगों को समझाओ कि इस्लाम धर्म अपनाए। बात समझिए, हम लोग के लिए 2 ही चीज कहा गया। मुस्लिम धर्म में कहा गया है जजिया हिंदुओं से लेने के लिए नहीं कहा गया, गैर मुसलमान में सिर्फ 2, जो ऊपर से किताब लिखाया हुआ है उनकी बात की गई, जो मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं उनकी बात की गई। इस्लाम धर्म कहता है कि जो ईसाई हैं उनका पुस्तक भी ऊपर वाले डायरेक्ट लिखवाएं, जो आपको बताए थे ईसा मसीह उस पुस्तक को लिखवाए, उसी तरह से यहूदी डायरेक्ट मूसा ने लिखवाया। तो ये सब जो डायरेक्ट ईश्वर वाले लोग हैं वो गैर मुस्लिम जजिया टैक्स वसूल करो। जिसकी किताब डायरेक्ट ईश्वर नहीं लिखे, जो मूर्तियों की पूजा करता है, वो व्यक्ति से टैक्स ही नहीं लेना है। अगर उसके क्षेत्र पर अधिकार करो तो उसको एक ही चीज समझाओ कि तुम या तो इस्लाम धर्म अपनाओ या गर्दन कटाने को तैयार हो, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। जजिया टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, तो देखोगे कि एक रास्ता निकलेगा और उससे फिर बाकी मुस्लिम फिर यहां पे वर्क करना शुरू करें। तो अभी उस रास्ते की बात हम बताएंगे। यहां पे अब हम लोग बात को समझिए थोड़ा। यहां अब देखो 3 बात है, एक अरब, एक अफगान और एक तुर्क। तुर्क एक जाति हो गए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया? तो आप देखोगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब ने किया। बात बहुत ध्यान से समझोगे, इसी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म है और यही अरब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किए। भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण कौन किए? तुर्क किए। और लास्ट में आक्रमण कौन किए? अफगान किए। और 3 वैरायटी का क्वेश्चन है, भारत में अफगान राज्य के संस्थापक कौन? तो बहलोल लोदी होगा। देखो हर कोई तुर्क नहीं है। भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक तो फिर अलग हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। भारत में अरब मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक तो बिन कासिम अलग आंसर हो जाएगा। मुस्लिम के भी 3 कल्चर आपको समझना। इन मुस्लिमों के अलग कल्चर है जो अरब में, यहाँ मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइट नियम। ये जो तुर्क वाले देख रहे हो इनका अलग नेचर है और ये अफगान वाले देख रहे हो इनका अलग नेचर है। अफगान में कबीलाई जनजाति जैसा है, तो ज्यादा मुस्लिम आज भी भारत में है वो तुर्क है। जितना मुगल बाबर हुमायूं पढ़ते हो अकबर सब तुर्क है। तो हम लोग को पहले तो ये लेसन में डिवाइड करना होगा कि तुर्क कौन है, अफगान कौन है और अरब कौन। और ये धीरे धीरे तय होगा जब हम लोग इनके आक्रमण की बात पढ़ेंगे। और पहला आक्रमण कौन कर रहा है? अरब। तो नीचे अब हेडिंग दो, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। किसको बोलिए? अब्बासी, अब्बासी वंश है वो खलीफा का, अब्बासी वंश, अब्बासी, हाँ वही अब्बासी वंश हो गया। और यही अब्बासी और उमैयद 2 डायनेस्टी हो गया खलीफा का मेन चीज, अब्बासी वंश और उमैयद वंश। तो क्रांति करके और ये अलग से बनाया, इसका सेंटर रहा दमिश्क में, सीरिया, ठीक है ना। तो सीरिया में भी जो तुम लड़ाई देख रहे हो ना इसी क्रांति के कारण। नीचे लिख दीजिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद साहब के नाम में था इसीलिए उनके सम्मान में ये सब जितना देख रहे हो मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब का। तो भारत पर बोलिए सिया सुन्नी। हमने बताया है कि जो मोहम्मद साहब के वंशज को ही खलीफा माने आगे वो सिया वर्ग, और जो कहे कि नहीं खलीफा का चुनाव होगा वो सुन्नी वर्ग बन। समझ रहे हैं? तो सिया और सुन्नी 2 इनमें भी हो गया और आपस में दोनों फिर लड़ने लगे। आपस में इनकी भी लड़ाई चलेगी, तुम गलत हो, तुम गलत हो, दोनों अपने में भी लड़ेंगे। 3 लोग की अपनी भी लड़ाई सिया सुन्नी में दोनों होगा। बताओ हसैन हुसैन के मरने का ज्यादा गम कौन बनाएगा? सिया वाले, क्योंकि इनका मेन सपोर्टिंग यहाँ पे चल रहा है। सिया वाले इनके ज्यादा पक्षधर है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण हेडिंग दिया सबको। चलो ध्यान दो। पहला नंबर तो ये बात सबको समझ में आ गई कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण तुर्क ने किया कि अफगान ने किया कि अरब ने किया? अरब ने किया। तो नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब ने किया। अरब ने किया। चलो कलम रखो। देखिए
मेन एक ही चीज है, आप क्लास को कितना बढ़िया से समझते हो उसी से तय होगा हिस्ट्री कितना अच्छा होगा। हिस्ट्री बहुत रट-रट के याद नहीं होता। हिस्ट्री में एक आराम बात है, जो तुम समझते हो खाली डेट रखना है, डेट एक भी याद नहीं करना। डेट बहुत मुश्किल से का क्वेश्चन आएगा, डेट पेट वाला ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। पूरे कंसेप्ट और बातों को समझोगे उसी पर चलेगा। अब देखिए कहानी का प्रसंग शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये है भारत, बगल में है सऊदी अरब, इस साइड में आप जानते हो यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेन ये जो क्षेत्र है ये सिंध है। ये क्षेत्र का नाम क्या है? सिंध। इधर के क्षेत्र है मुल्तान। सिंध और कौन है? मुल्तान। नीचे का क्षेत्र है बलूचिस्तान। ये क्षेत्र का नाम क्या है? बलूचिस्तान। ये जो बेल्ट है मकरान, मकरान पूरे तट को ही कहते। तो इधर नीचे का क्षेत्र कौन हो गया? मकरान। भारत आने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास भयंकर एक पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। सामान्यतः कोई व्यक्ति इधर नहीं आ सकता, ये रोक है हिंदू कुश। लेकिन यहाँ दो दर्रा है, एक खैबर और एक बोलन। तो जनरली खैबर दर्रा से ही ज्यादा लोग भारत इन किए। अब देखो, ये सब इसलिए बात बता रहा है कि कई बार क्वेश्चन गहराई में आया कि बताओ भारत में पहला अरब आक्रमण किस रास्ते से हो? बेलन दर्रा से, खैबर दर्रा से, मकरान से, कहां से हो? तो आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पे पूरे समुद्र है, ये चाहेंगे तो समुद्र से भी आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि इस हिस्से में ही हमारा अरब सागर, तो अरब सागर इस समुद्री क्षेत्र है, जल मार्ग से भी आक्रमण कर सकते हैं। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया होगा स्थल मार्ग से कि जल मार्ग से? तो पहला आंसर है स्थल मार्ग से, जल मार्ग से आक्रमण नहीं किया। अब बताओ स्थल मार्ग में आक्रमण किए खैबर दर्रा से, बोलन दर्रा से कि मकरान से? तो आंसर है मकरान से, ऊपर नहीं गया। इसलिए पूछता है तुम लोग, मैंने कि तुम लोग के सॉफ्टवेयर में खैबर एकदम लोड हो गया, जो पूछेगा मार दो खैबर। तो खैबर में सिकंदर का आक्रमण खैबर, आर्य भारत में आए खैबर, लेकिन अरबवासी भारत में आए मकरान, खैबर नहीं जाए। अब देखो यहां पर जो बात है उसको थोड़ा सा समझना है, हम एकदम जीरो से चल रहे हैं ताकि बातों को अच्छा से समझो तुम। देखिए ये जो सिंध क्षेत्र देख रहे हो, ये सिंध क्षेत्र का पूरे नीचे तक एक राजा था दाहिर। राजा का नाम क्या है? दाहिर। मकरान में मुस्लिम अधिकार थे और यहां के एक हेड थे हारून। मकरान के हेड मुस्लिम है हारून, लेकिन दाहिर हिंदू राजा। इस दाहिर के बेटे का नाम है जय सिंह। बेटा कौन है? जय सिंह। इसके कई तरह के क्षेत्र हैं। सिंध में ऊपर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद इस जगह का नाम, और इस ब्राह्मणावाद के हेड था जय सिंह। उसका बेटा जो जय सिंह है वो ब्राह्मणावाद का हेड है। और नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, इस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह सिंध क्षेत्र के अंतर्गत ही था और एक मजबूत राजा है कौन? दाहिर, उसके अधीन ही चल रहा था। यहां अब आप जानते हो, पिछले क्लास में ही पढ़ा है कि मुस्लिम लोगों में एक कल्चर है, कोई चीज लूटेंगे तो उसका 5 हिस्सा करेंगे। एक हिस्सा राजा के पास भेज देंगे और 4 हिस्सा सैनिकों में बांट देंगे। ये तो क्लियर है सबका? तो जो सबसे हेड होते थे, ये हेड इस समय खलीफा था, और ये खलीफा सीरिया के दमिश्क में रह रहे थे। सबसे हेड बॉस यही है, दमिश्क में रहने वाले। और इस खलीफा का नाम था वालिद। खलीफा कौन है? वालिद। वालिद के पहले तुमको पढ़ाया है, पहला खलीफा उमर था। उमर भी 636 ईस्वी में ही ट्राई किया था कि हम किसी तरह भारत तक जीते, लेकिन उसका सभी प्रयास असफल रहा। इस समय भारत जितना कई बार प्रयास किया, हर बार असफल। भारत जितना आसान नहीं। और इसी समय ये अरब वाले जो क्षेत्र देख रहे हो, इसका इराक, ईरान सभी क्षेत्र में कब्जा है। और यही इराक में इसी खलीफा का एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है हज्जाज। हज्जाज। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? हज्जाज। ये इराक का रिप्रेजेंटेटिव है। हेड बॉस कौन है? वालिद। वालिद कहां रह रहा है? दमिश्क में रह रहा है। और दमिश्क से लेकर अरब तक का क्षेत्र उसी का है। सबसे हेड यह है, उसके अंदर यह है हज्जाज। अब एक बार की घटना है, हज्जाज के कई सैनिकों ने कुछ लूट मार कर करके और हिस्सा बांटा। एक हिस्सा में सोना चांदी, कम उम्र के कई बच्चे, लड़कियां, सब चीज जो भी है सब हिस्सा बांटे। और उसमें इनके लिए खलीफा के लिए दमिश्क भेजना हुआ, 4 हिस्सा सेना बांटनी। अब एक हिस्सा जब लोग बांटने चला तो देवल बंदरगाह के पास ही लुटेरा जो समुद्री थे, वो जो हिस्सा दमिश्क जाना था सब लूट लिया। लुटेरा तो अपना काम करे, तो उस सब हिस्सा रास्ते में लूट लिया। अब ये न्यूज जब गया वालिद के पास, तो वालिद बड़ा गुस्सा में आया कि मेरा हिस्सा लूट लिया। कौन लूटा? तो देवल बंदरगाह के पास लूट लिया। कौन है राजा वहां? तो राजा कौन है? दाहिर। कहा भेजो उसको चिट्ठी। दाहिर के पास एक खत आया कि भाई मेरा जो हिस्सा आ रहा था आपके बंदरगाह में डकैतों ने लूटा है, तो उसको पकड़ के दंडित करो और मेरे पास भेजो। दाहिर ने उसका बड़ा प्यार से जवाब दिया कि डकैत हमारे अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आते। वो कौन डकैत कौन चोरी किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करें। और यह सुनने के बाद वालिद ने हज्जाज को आदेश दिया कि जैसे हो उसको सबक सिखाना है। किसको? दाहिर। क्यों? हमारा जो क्षेत्र में, हमारा सामान जो उसके क्षेत्र में छीना गया, उस पर वो कार्रवाई से मना कर रहा। और इसीलिए यह घटना 711 की। ध्यान दीजिए। अब इस समय अब सोचो 636 से 711 आ रहा है, लगभग 100 साल। कितना ट्राई किया, इधर कुछ नहीं हो रहा। 711 में एक अब्दुल्ला नामक पहला व्यक्ति को हज्जाज ने भेजा और कहा कि दाहिर को ठीक करो, लेकिन वो मारा गया। फिर असफल हो गया। अब ये तो एकदम फॉर्म है वालिद कि जैसे हो उसको ठीक करना है। तो हज्जाज का एक भतीजा है, रिश्ते में दामाद भी लगता है। आपको बताया था दूध का रिश्ता नहीं में विवाह शादी भी हो सकता है। तो इसके भाई का लड़का है, दामाद भी है। और ये हज्जाज के दामाद और भतीजा महज अभी 17 साल का है। उम्र भी अभी 18 नहीं, 17 साल का है। और उस 17 साल के इसके दामाद और भतीजे का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब ध्यान से समझिए, मोहम्मद बिन कासिम कोई राजा उजा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम एक हज्जाज जो इराक का राजा है, जो खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका भतीजा और दामाद लगता है। और चूंकि इसको सबक सिखाना है तो ये अब फॉर्म है, 16-17 साल वाला ऐसे भी टीनेजर फॉर्म में रहता है। ये कर देंगे वो कर देंगे, इधर बेल्ट निकालेगा, कौन निकालता है जो टीनेज में? टीन का मतलब क्या है? टना टन टना टन। ये टीन का मतलब 11 साल के लड़का तक सब ठीक रहता है, क्योंकि अंग्रेजी इसका 11, इसमें टीन नहीं, 12 इसमें भी टीन नहीं, लेकिन 13 तब टीन दिखना शुरू हो जाएगा। 13 के बाद तो बेल्ट मार रही करना शुरू करता है, और 19 तक करता है, फिर 20 से ठीक हो जाता है। 13 to 19 आज देखोगे जितना भी क्राइम है, इधर छीन लिया उधर कर दिया, इसमें सबसे ज्यादा 80% यही टीनेजर, क्योंकि इस समय इनकी अलग दुनिया ही होती है। वो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, वास्तविक दुनिया में रहते ही नहीं। और उसी टीनेजर में है मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम एकदम फॉर्म है, हमको भेजिए हम समझा देते हैं उसको। इसको तो कोई चाहिए ही था, कहा कि तब समझाओ, जाओ वहां। और यही 712 ईस्वी में
पहली बार अब देखो मोहम्मद बिन कासिम को सोच रहा है किस रास्ते से एंट्री मार, तो उसको लग रहा है कि मकरान के रास्ते से जाएंगे तो वहां हारून का भी सपोर्ट मिलेगा और तब देवल बंदरगाह पे अटैक करेंगे क्योंकि वहीं का अटैक सब ठीक किया था, और तब धीरे धीरे दाहिर और उसका बेटा जितना है सबको सही करेगा। उसके बाद मुल्तान बिन कासिम 712 में मकरान के रास्ते भारत पर अटैक कर दिया। जैसा वो सोचा था बिल्कुल वैसा ही रहा। मकरान के जो वहां प्रशासक है हारून, वो भी अपना सेना से सपोर्ट कर दी और इसीलिए देवल बंदरगाह को ये लोग पूरा लूटे, यहां कत्लेआम मचा दिए और तब राजा दाहिर पर हमला किया। दाहिर भागा जा रहा कि भाई इतना हमला तो हम सोचे नहीं थे, हारा है पहली बार। अब यहां पर सिंधु नदी पार करके दाहिर अपने सेना के साथ एक जगह पर छिपा हुआ है जिस जगह का नाम है रोवर। ये जगह रावर भी आपको मिलेगा। तो रावर या रोवर जो जगह है यहां दाहिर छिपा हुआ है कुछ सेना लेकर, और यही पूरे मोहम्मद बिन कासिम सेना लेके वहां भी पहुंच जाता है और 20 जून 712 ईस्वी को यही रावर के युद्ध में राजा दाहिर पराजित होता है। और इसके पराजय का कारण मेन था कि हाथी छोड़ के घोड़ा पर बैठ गया। राजा को हाथी पर बैठना होता था लेकिन ज्यादा फॉर्म में था कि घोड़ा पर बैठ के इससे लड़े। और दिक्कत क्या थी, लड़ाई लड़ने में सेना बीच बीच में चलाते हुए तलवार हाथी पर राजा को देखता था कि राजा है कि नहीं, राजा है तभी लड़ता था, राजा अगर गिरा तो सब भागता था क्योंकि पकड़ा जाएगा तो उन लोग की स्थिति नारकीय हो जाएगी। अब यहां घोड़ा पर राजा ठीक से दिखाई नहीं, आधा सेना डरे हुए राजा हाथी क्यों छोड़े, कोई गंभीर बात है, बीच में कहीं ऐसा ना हो कि रख ले। कई जो इसमें सेना है वो लोग, इसके बेटा जय सिंह ब्राह्मणाबाद यहां से वहां फरार हो गया था सेना। मिला जुला के स्थिति रहा कि दाहिर मारा गया। दाहिर के मारने के बाद सिंध क्षेत्र में ब्राह्मणाबाद पर जो है हमला किया किसने, बिन कासिम ने, और ब्राह्मणाबाद में कौन है, जय सिंह। जय सिंह भी इस लड़ाई में मारा गया और जय सिंह इसका बेटा है। यही दाहिर के दोनों बेटी भी थी, एक बेटी का नाम था सूर्य देवी और एक बेटी का नाम था परिमल देवी। देखिए भाई बहन सब एक जगह भागे हुए थे ब्राह्मणाबाद, और ब्राह्मणाबाद पर जब कब्जा किया बिन कासिम तो एक तो है कि एक मारा गया कौन, जय सिंह, और सूर्य देवी और परिमल देवी उसकी बेटी। तो जनरली जो 17 साल से कम उम्र के होते थे उन लोग एक समान होते थे जिसकी बंटवारा होते थे, चाहे वो लड़की रहे चाहे लड़का रहे। लड़का भी 17 से कम का है तो उसको भेज दिया जाता था कि वो काम करेगा, वो गुलाम फ्री का होगा, उसका भी हिस्सा लग जाता। तो अब सूर्य देवी और परिमल देवी इन लोग भी पकड़े गए। पूरे सिंध पर कब्जा हो गया है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। सोचो 17 साल के लड़का है, चला था थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए, ज्यादा हो गया। अब एक फौर में आया तो मुल्तान पर भी हमला कर दिया और मुल्तान को 713 ईस्वी में जब यह जीता तो यहां तो इसको इतना सोना मिल गया कि इसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी निम्नलिखित में किसे कहा, तो मुल्तान को कहा। यहां इतना सोना उसे मिल गया और यहां इस पूरे क्षेत्र पर पहला मुस्लिम राजा बन गया बिन कासिम। आया था ऐसे ही बदला लेने, और भारत में पहला मुस्लिम राजा कौन है, बिन कासिम है, जो सिंध और मुल्तान क्षेत्र का राजा है। और इसीलिए अब इसके पास थ्योरी एक ही था, खलीफावाद, कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वे काफिर है और काफिरों को दो ही काम करना है, या तो इस्लाम स्वीकार कराना है या मारना। उस शुरुआत में इसने बहुत लोगों को मारा, लेकिन फिर देखा कि सब तो वही, सबको मार देंगे तो सेना कहां से आए। तब उसने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला कि इन लोगों पर भी ईसाई और यहूदी के जैसा जजिया लगा देते हैं, और यहीं से एक द्वार खुल गया। आगे के राजा भी हिंदुओं के लिए कहेंगे कि तो वो तो खलीफे के आदमी था और जजिया लगाया, तो जजिया लगा के निकाल देना है, मारना उड़ना नहीं है, कितना को मारे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया टैक्स लगाया। इसने यहां एक नए प्रकार के सिक्का चलाया। आज भी अरब के क्षेत्र में वो सिक्का चलता है, उस सिक्का को दिरहम कहते हैं। दिरहम, अब आपको देखो दो मेन सिक्का था, एक पहले था दिनार और अभी क्या सुन रहे हो, दिरहम। अभी भी दिरहम इधर का सिक्का है अरब क्षेत्र। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ दिरहम सिक्का भारत में किसने चलाया, तो बिन कासिम, एक खलीफा के उस पर पूरा नाम अंकित यहां सिक्का चलना शुरू हो। अब देखिए यहां पे कहानी प्रसंग मेन इंपॉर्टेंट अब बिन कासिम का आप सुन चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान दीजिए। 17 साल के बिन कासिम सिर्फ 3 ही साल 4 साल राजा रहा। क्यों, अब इसको 21 साल में ही मार दिया गया। कौन मार दिया, 3 साल बाद, इतना जवान लड़का भी 21 साल में कोई मरने का उम्र है, तो मारने वाला दूसरा कोई नहीं था, खलीफा था। खलीफा था। अब दो तरह की बात चलती है, वालिद के बाद खलीफा बने हैं सुलेमान। वालिद के बाद खलीफा कौन है, सुलेमान। अब देखो दो तरह का हिस्से में प्रसंग आता है। एक प्रसंग आता है क्यों बिन कासिम मारा गया, तो बिन कासिम ने दाहिर के बेटी सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बना के खलीफा के यहां भेज दी। सूर्य देवी और परिमल देवी पूरे रास्ता सोची कि हमारे पिता का हत्यारा बिन कासिम है, भाई का हत्यारा बिन कासिम है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कल भी कह सकती है तो हार गया समझ गया। तो ये क्या कि खलीफा के पास जाकर के और बहुत शिकायत की। खलीफा से बड़ा बढ़िया प्रेम से, तो हारे हुए हैं तो आप प्रेम से बढ़िया से उससे एकदम रही और कही कि हमको यहां भेजने के पहले बिन कासिम अपवित्र किया है। अब ये बात खलीफा जब सुना तो कहा कि इतना हिम्मत उसको हो गया, उसको बैल के चमड़ी में बांध के यहां लाओ, और बैल के चमड़ी में पैक करके बिन कासिम को वहां लाया गया और कहा गया कि उसमें चारों तरफ से जो पैक किया हुआ था रास्ते में दम घुटने से ही मर गया। मारने वाली सूर्य देवी और परिमल देवी थी। जब वो मर गया तो ये दोनों सुने, तब ये लोग खलीफा के कहे कि इसका कोई गलती नहीं था, हम लोग झूठ बोले, हम लोग अपने पिता और भाई के मृत्यु का बदला लिए हैं। और तब खलीफा कहा कि घोड़े के पूंछ में बांध के ये दोनों को तब तक घसीटो जब तक मर नहीं जाए। तो सूर्य देवी और परिमल देवी प्राण भी दी है, लेकिन बिन कासिम को मरवाने के बाद। तो बिन कासिम का एक प्रसंग की कहानी ये भी आता है। दूसरे प्रसंग की एक कहानी और आती है, उसमें कहा जाता है कि जो सुलेमान नया खलीफा बना, इसका हजाज से बड़ा कट्टर दुश्मनी थी, और हजाज का ही दामाद है और भतीजा है। और जब ये सुना कि भारत में राजा बनकर राज कर रहा है, कहा उसको पहले पकड़ के लाओ, और आने के बाद कहा इसको भर पेट मारो पहले। इतनी पिटाई किया कि पिटाने से ही मर गया। तो जो बिन कासिम के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव सुनते हो कि भारत में पहली बार जजिया कौन लगाया, वो बेचारा के देख लो, या तो पिटाने से मरा या बैल के चमड़ा में बंधाने से मरा, लेकिन बड़ा दुख वाला मौत 21 साल की उम्र में होगी। तो अब ये बताओ, ये बिन कासिम का आक्रमण क्लियर है सबका। अब इस बात को आज हम लोग नोट करेंगे, बिन कासिम कंप्लीट करेंगे, और तब हम लोग फिर चलेंगे अगला तुर्क आक्रमण के बारे में। आज अरब आक्रमण आपका हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण, हेडिंग दीजिए सबको नीचे डैश देखिए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया, अरब ने किया। नीचे बढ़िया से हेडिंग दो, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण। नीचे डैश तक लिखिए, डैश तक लिखे लिखो
खलीफा हजरत उमर ने 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत विजय का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। नीचे डैश तक लिख दीजिए, लिखिए दमिश्क के खलीफा, सीरिया में है दमिश्क के खलीफा वालिद अंडरलाइन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गहराई वाली परीक्षा में तुमको क्या करेगा ना, ये बिन कासिम नाम दे के उलझाए क्वेश्चन क्या दे देगा जो सुनो तुम्हारा दिमाग ठंडा कर देगा। कहेगा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, उस समय खलीफा कौन था? उस समय इराक का गवर्नर कौन था? हज्जाज। इराक का गवर्नर कौन है? हज्जाज। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। दमिश्क का खलीफा वालिद के भेंट को देवल बंदरगाह में डकैतों द्वारा लूटा गया, जिस पर सिंध के राजा दाहिर ने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो खलीफा ने उस पर आक्रमण की योजना बनवाई। नीचे डैश तक लिख दीजिए, भारत पर अरब आक्रमण का मूल उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा लूट के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना था। नीचे डैश तक लिख दो, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। उबैदुल्ला कौन हो गया? वहां से भेजा गया खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव सैनिक हेड है। सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु वह मारा गया। नीचे डबल स्टार लाकर डैश तक लिख दीजिए, इराक के गवर्नर हज्जाज के भतीजे और दामाद 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, 712 को अंडरलाइन कर लेगा, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। नीचे डैश तक लिख दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सिंध पर आक्रमण किया। मकरान के मकरान तट, आजकल हम लोग बलूचिस्तान तट को कहते हैं, पहले किनारे का क्षेत्र मकरान राज्य था, उस पानी का क्षेत्र नहीं रहा, तो इधर का क्षेत्र आजकल हम लोग पूरे मकरान तट कहते हैं, निचला क्षेत्र पूरे को बलूचिस्तान। मकरान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, जहां मकरान के प्रशासक बोलो कौन है? हारून ने उसका सहयोग किया। नीचे डैश तक लिख दीजिए, बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह को लूटा। देवल बंदरगाह को लूटा और उसके बाद सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। नीचे डबल स्टार लाकर डैश तक लिखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। 20 जून 712 को 712 डेट अंडरलाइन रखना। 20 जून 712 को रावर के युद्ध में, रावर भी अंडरलाइन कर देगा, 20 जून 712 को रावर के युद्ध में, रावर का युद्ध अंडरलाइन कर देगा,
रावण के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और उसकी हत्या कर दी। दाहिर को हराया और उसकी हत्या कर दी। नीचे डैश देके लिखो, बिन कासिम उसके बाद ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। बिन कासिम इसके बाद ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया, जहां उसके बेटे जय सिंह को हराया। जय सिंह को हराया और दाहिर की बेटी सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेजा। हाँ, खलीफा चेंज हो गया और वहीं से उसको फिर मारा। दो कारण बताया गया, आपको दोनों कारण बता ही दिए, तो जहां विवाद है पूछेगा ही नहीं क्यों मारा, वो नहीं पूछेगा क्योंकि विवादित सिस्टम हो गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके, मोहम्मद बिन कासिम ने अंत में सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार किया। सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार किया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, बिन कासिम सिंध के बाद 713 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार किया, जहां उसे इतना अधिक सोना मिला कि उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। ये लाइन अंडरलाइन रखना, कि उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिखो, भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। नीचे डैश देके लिख दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में खलीफा के नाम से दिरहम सिक्का चलाया। दिरहम अंडरलाइन कर देगा, खलीफा के नाम से दिरहम सिक्का चलाया। दिरहम अंडरलाइन कर देगा, दिरहम सिक्का चलाया। सुना, जैसे दिनार है वैसे दिरहम है, केवल खलीफा का नाम हो गया। अब ध्यान से समझे, अब ये बताओ, बिन कासिम का अस्तित्व क्लियर हो गया। क्या बिन कासिम परमानेंट रहा? नहीं, कुछ ही वर्ष के बाद बुला के इसको मार दिया गया और ये पूरा क्षेत्र फिर से नए राजा यहां पर बस गए और तब यहां से फिर आक्रमण शुरू होगा। कौन सा? तुर्क आक्रमण, जो फिर अगले स्टेप पे देखेंगे। मरने होने वाली बात लिखने की आवश्यकता नहीं। यहां तक क्लियर है सबका? सब्जेक्ट चेंज करें, यहां से हम लोग फिजिक्स विषय की ओर चलेंगे। लगा दो फिजिक्स।